हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में। तो इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी का, वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है मेरी पिछली वीडियो में, आप वहाँ जाके उसको देख सकते हो। तो इस वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसीज़ के बारे में। इसमें जो बेसिक यहाँ पे जो फंडामेंटल वाइब्रेशंस वगैरह हैं, इन ओवरटोन्स होते हैं, उन सब के बारे में स्टडी करेंगे। और किस तरीके से जो है वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी होगी वो CO बॉन्ड को किस तरीके से अफेक्ट करेगी, वो सब पढ़ेंगे। तो उससे पहले मैं आपको एक बार दोबारा से वैसे तो मैंने उसके अंदर बता दिया प्रिंसिपल के अंदर, बट फिर भी मैं एक बार आपको जल्दी से इसका रिवाइज करवा देती हूँ। देखो, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी इज़ द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट रिलेबल एंड अ रैपिड टेक्निक टू असाइन अ मॉलिक्यूल इन इट्स क्लास। कि जो IR स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है, ये सबसे रैपिड, बहुत ही फास्ट टेक्निक होती है किसी भी मॉलिक्यूल को डिफाइन करने के लिए कि ये पर्टिकुलर मॉलिक्यूल इस पर्टिकुलर क्लास से बिलोंग करता है। जैसे हम बता देते हैं ना कि हर बच्चों को अलग अलग क्लास में डाल देते हैं, तो उनका जो टीचर होता है वो उनको स्पेशली बता देता है कि इस बच्चे की ये पर्टिकुलर क्लास है। उसी तरह जो IR स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है, वो हर एक मॉलिक्यूल जो होता है उसकी क्लास बता देती है कि उसको इसकी ये क्लास है, उसकी ये क्लास है, इस तरीके से। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि दिस मीन्स IR स्पेक्ट्रोस्कोपी इज़ मेनली यूज टू डिटरमाइन प्रेजेंस ऑफ अ फंक्शनल ग्रुप इन अ कंपाउंड। अब वो जो IR स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो ये बता देती है कि ये मॉलिक्यूल उस क्लास से बिलोंग करेगा। तो वो बेसिक अब ये तो बता दिया उस क्लास से बिलोंग करेगा, लेकिन उसमें क्या ऐसी चीज़ थी, तो वो होता है उसका फंक्शनल ग्रुप। वो फंक्शनल ग्रुप को चेक करता है। जो IR स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है, ये चेक करती है कि उसके अंदर कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। CO है, CHO है, C डबल बॉन्ड OH मतलब कार्बोक्सिलिक है। ठीक है, तो इस तरीके से उनको अलग अलग क्लास के अंदर डिफाइन कर देता है बाय द हेल्प ऑफ इट्स फंक्शनल ग्रुप। नेक्स्ट है, इट कैन ऑल्सो प्रिडिक्ट द स्ट्रक्चर, सिमेट्री, प्योरिटी, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये स्ट्रक्चर बता सकता है, सिमेट्री, प्योरिटी, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये सबको प्रिडिक्ट कर सकता है। अब जैसे यहाँ पर अगला नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अ मॉलिक्यूल हैव 3 टाइप्स ऑफ एनर्जी लेवल। कोई भी मॉलिक्यूल हो उसके अंदर 3 तरीके के एनर्जी लेवल होते हैं, वाइब्रेशनल, रोटेशनल और इलेक्ट्रॉनिक। और जो एनर्जी गैप होता है इनके बीच में, द एनर्जी गैप बिटवीन इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल इज मैक्सिमम। इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स के बीच में क्या होता है, बहुत ज़्यादा गैप होता है, बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स के बीच में वाइब्रेशनल लेवल्स भी आ जाते हैं और रोटेशनल लेवल्स भी आ जाते हैं। अ सेट ऑफ रोटेशनल लेवल गिव्स अस अ वाइब्रेशनल लेवल। जो सेट होता है रोटेशनल लेवल्स का, वो हमें क्या देता है, एक वाइब्रेशनल लेवल देता है। नेक्स्ट है, द रेडिएशन यूज इन द IR स्पेक्ट्रोस्कोपी हैव एनर्जी 2 to 10 किलो कैलोरी। जो रेडिएशन हम यूज़ करते हैं IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में, उसकी एनर्जी 2 to 10 किलो कैलोरी होती है। ये जो अमाउंट होती है एनर्जी की, ये बहुत ही ज़्यादा लो होती है, और इस एनर्जी के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन होता है वो पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, देयरफॉर इन IR स्पेक्ट्रोस्कोपी वाइब्रेशनल और रोटेशनल ट्रांजिशंस टेक प्लेस। इसीलिए इसमें क्या होती है, ओनली वाइब्रेशनल और रोटेशनल ट्रांजिशन होती है। इस चीज़ को समझो, यहाँ पे कि कहना चाह रहा है कि देखो, IR जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसकी जो एनर्जी होती है वो 2 से 10 किलो कैलोरी होती है, जो बहुत कम एनर्जी होती है। और एनर्जी लेवल होते हैं 3, रोटेशनल, वाइब्रेशनल और इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स के बीच में बहुत सारे वाइब्रेशनल और रोटेशनल आ जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल में अगर हमें किसी इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन करवाना है, तो वहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो इतनी एनर्जी IR के पास होती नहीं। तो यहाँ पर सिर्फ क्या होते हैं, ओनली जो वाइब्रेशनल और रोटेशनल ट्रांजिशंस होती हैं वो ही इसके अंदर क्या करती हैं, टेक प्लेस करती हैं। नेक्स्ट है, सिंस वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल ट्रांजिशन टेक प्लेस इन IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो यही ट्रांजिशन क्या होती है इसके अंदर टेक प्लेस करती हैं। नेक्स्ट है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसलिए हम इसको क्या, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम और क्या बोल सकते हैं, वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी भी बोल सकते हैं। यहाँ पर एनर्जी और वेवलेंथ के अंदर, अगर एनर्जी और इस वेव नंबर के अंदर हम रिलेशन देखें, तो
एनर्जी कितनी है यहाँ पे 2 to 10 किलो कैलोरी होती है। एनर्जी इज इक्वल टू एच, ई इज इक्वल टू एच न्यू। ठीक है, न्यू क्या होता है, सी बाय लैम्बडा, जिसको हम न्यू बार से डिनोट कर सकते हैं। तो यहाँ से जो न्यू बार है वो किसके प्रोपोर्शनल हो गया है, वेवलेंथ के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी वेवलेंथ। ये क्या है, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। यहाँ पर ये ट्रांसमिटेंस को शो कर रहा है, यहाँ पर ये न्यू बार को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, उसके बाद जो रेंज होती है आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की, वो 12,500 सेंटीमीटर से इन्वर्स से लेके 50 सेंटीमीटर इन्वर्स के बीच का जो रीजन होता है वो क्या कहलाता है, आईआर रीजन कहलाता है। अब ये भी 3 तरीके से हम इसको डिवाइड कर देते हैं। जो 12,500 से 50 सेंटीमीटर इन्वर्स का जो आईआर रीजन माना जाता है, उसको भी हम क्या करते हैं, 3 तरीके से डिवाइड कर देते हैं। एक होता है नियर आईआर, मिडल आईआर और फार आईआर। नियर आईआर 12,500 से सेंटीमीटर से लेके और 4,000 के बीच, 4,000 सेंटीमीटर इन्वर्स के बीच में होता है। फिर ये 4,000 से कितना होता है, 667 सेंटीमीटर इन्वर्स के बीच का होता है। और जो फार आईआर होता है वो 667 सेंटीमीटर इन्वर्स से लेके 50 सेंटीमीटर के इन्वर्स के बीच में लाई करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे लिए देखो, नियर आईआर तो बहुत ज़्यादा पास हो जाता है, फार बहुत ज़्यादा दूर हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, मिडल का लेके चलते हैं। तो यानी कि मिडल का जो आईआर रीजन होता है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, तो हम उसको बिहाफ पे स्टडी करेंगे। यानी कि 4,000 सेंटीमीटर इन्वर्स से लेके 667 सेंटीमीटर इन्वर्स का रीजन को हम क्या करेंगे, यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो इन फार आईआर के अंदर क्या होता है, इन दिस रीजन प्योर रोटेशनल वाइब्रेशन इज हैविंग, प्योर रोटेशनल ट्रांजिशन होती है फार आईआर में। मिडल आईआर में क्या होता है, रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल बोथ टाइप ऑफ ट्रांजिशंस इज हैविंग, इसके अंदर दोनों तरीके की ट्रांजिशन होती हैं मिडल आईआर के अंदर। फिर हम इस मिडल आईआर के रीजन को भी फर्दर दो क्लास में क्लासिफाई करते हैं। दिस रीजन गिव्स मोर इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग अ मॉलिक्यूल। ये जो रीज़न होता है मिडल आईआर, ये हमें किसी भी मॉलिक्यूल के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन बताता है। तो इसको हम फर्दर 2 तरीके से डिफ़ाइन करते हैं। एक तो होता है फंक्शनल ग्रुप रीजन और एक होता है फिंगरप्रिंट रीजन। फंक्शनल ग्रुप रीजन लाई करता है 4,000 सेंटीमीटर इन्वर्स से लेके 1,400 सेंटीमीटर इन्वर्स तक, और जो फिंगरप्रिंट रीजन होता है वो लाई करता है 1,400 से 900 सेंटीमीटर इन्वर्स के बीच का। तो अब हम देख लेते हैं फंक्शनल ग्रुप रीजन के बारे में। क्या है कि दिस रीजन करस्पॉन्ड टू द स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस इन अ मॉलिक्यूल कॉज बाय अ फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। जो फंक्शनल ग्रुप रीजन होता है ये रीजन करस्पॉन्ड किसके होता है, स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस के अंदर। इनके अंदर क्या होती हैं, स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस होती हैं, और किसके द्वारा की जाती है, वो कोई भी जो उसके अंदर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है उसकी हेल्प से क्या की जाती है, यहाँ पर इस रीजन के अंदर जो है फंक्शनल ग्रुप रीजन के अंदर उस मॉलिक्यूल के बारे में स्टडी किया जाता है। तो ये था हमारा फंक्शनल ग्रुप रीजन। इसके लिए जैसे हमने एक एग्जांपल सेट किया है, यहाँ पर एक हमने ले लिया CH3C डबल बॉन्ड OH और एक हमने ले लिया CH3CH2C डबल बॉन्ड OH, यानी कि एक हमने इथेनॉल ले लिया, एक हमने प्रोपेनॉल ले लिया। इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या है, एल्डिहाइड है, इसमें भी फंक्शनल ग्रुप क्या है, एल्डिहाइड है। These two molecules can give the same spectra in its functional group region। अगर इन दोनों मॉलिक्यूल्स को हम 4,000 से लेके 1,400 सेंटीमीटर इन्वर्स के रीजन के अंदर देखेंगे, जो कि हमारा फंक्शनल ग्रुप रीजन कहलाता है, तो उसके अंदर ये दोनों मॉलिक्यूल हमें क्या देते हैं, सेम स्पेक्ट्रा देंगे। बट द स्पेक्ट्रा इन फिंगरप्रिंट रीजन, लेकिन अगर इन्हीं का स्पेक्ट्रा अगर हम फिंगरप्रिंट रीजन के अंदर देखते हैं तो वहाँ पर हमें क्या मिलता है, डिफरेंट मिलता है। कितना मिलेगा, 1,400 सेंटीमीटर इन्वर्स से लेके 900 सेंटीमीटर इन्वर्स के अंदर अगर हम इन दोनों मॉलिक्यूल को देखते हैं तो वहाँ पर हमें क्या मिलेगा कि वहाँ पर इन दोनों का जो स्पेक्ट्रा है वो हमें क्या मिलेगा, डिफरेंट मिलेगा। ठीक है, फिंगरप्रिंट रीजन क्या होता है, दिस रीजन करस्पॉन्ड टू दिस रेंज एंड द स्पेक्ट्रा ऑफ अ मॉलिक्यूल फिंगरप्रिंट रीजन इज यूनिक फिंगरप्रिंट उसकी एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है
टू मॉलिक्यूल्स हैव सेम फंक्शनल ग्रुप एज अबो इथेनॉल एंड प्रोपेनॉल। कोई भी दो मॉलिक्यूल हैं उनका फंक्शनल ग्रुप रीजन सेम हो सकता है, बट उनका जो फिंगरप्रिंट रीजन है वो सेम नहीं हो सकता। जैसे जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ, लोकल एग्जांपल की अगर बात करें, तो एक घर में बहुत सारे लोग रह सकते हैं, बट उस घर के अंदर उन सभी लोगों का जो फिंगरप्रिंट होगा, उनका थंब प्रिंट होगा, वो क्या होगा, सबका डिफरेंट होगा। उसी तरीके से जो मॉलिक्यूल है उसका फंक्शनल ग्रुप रीजन तो सेम हो सकता है, बट उसका जो फिंगरप्रिंट रीजन है वो सबका अपना क्या होगा, डिफरेंट होगा। ठीक है। फिर यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन है कि वाई फिंगरप्रिंट रीजन इज ए कैरेक्टरिस्टिक रीजन फॉर अ मॉलिक्यूल। ये आपके लिए है क्वेश्चन, क्यों है आप मेरे को कमेंट में बताइए इसका आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है बॉन्ड डिफॉर्मेशन। क्या होता है बॉन्ड डिफॉर्मेशन? अब देखो, कई सोचते हैं कि बॉन्ड डिफॉर्म होना, बॉन्ड का टूटना, लेकिन बेसिकली बॉन्ड डिफॉर्मेशन बॉन्ड का टूटना नहीं होता। ये क्या होता है? इट मीन्स इन इट द चेंज इन बॉन्ड एंगल और बॉन्ड लेंथ इज हैविंग हियर बॉन्ड डज नॉट ब्रेक। बॉन्ड डिफॉर्मेशन का मतलब बॉन्ड टूटना नहीं होता। बॉन्ड डिफॉर्मेशन का मतलब ये होता है कि उसके अंदर जो बॉन्ड लेंथ है और या फिर जो बॉन्ड एंगल्स हैं, उन बॉन्ड एंगल्स के अंदर क्या चेंज आ रहा है, तो वो क्या कहलाता है, बॉन्ड डिफॉर्मेशन। ना कि बॉन्ड का टूटना क्या कहलाएगा, बॉन्ड डिफॉर्मेशन। जैसे कि अब आगे देखते हैं कि व्हेन अ मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब आईआर रेडिएशन बॉन्ड डिफॉर्मेशन टेक प्लेस। जब कोई भी मॉलिक्यूल है, जब वो आईआर रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है, तो वहाँ पर जो बॉन्ड होता है वो क्या हो जाता है, बॉन्ड डिफॉर्मेशन होती है वहाँ पर, विच गिव राइज टू मॉलिकुलर वाइब्रेशन इन द मॉलिक्यूल। और जब वो बॉन्ड डिफॉर्म होगा तो उसके वजह से क्या होंगी, उसके अंदर मॉलिकुलर वाइब्रेशंस होंगी। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि बॉन्ड डिफॉर्मेशन का मतलब बॉन्ड टूटना नहीं होता। इसका मतलब होता है कि वहाँ पर जो मॉलिक्यूल है उसके बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ में क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है। ठीक है, तो वहाँ पर किसी भी मॉलिक्यूल ने आईआर रेडिएशन को एब्जॉर्ब किया तो वहाँ पर बॉन्ड डिफॉर्मेशन होगा। बॉन्ड डिफॉर्मेशन का मतलब वहाँ पर क्या होंगी, बहुत सारी मॉलिकुलर वाइब्रेशंस होंगी। ठीक है, अब हम आ गए हैं मॉलिकुलर वाइब्रेशन पे, तो हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ मॉलिकुलर वाइब्रेशन। ये ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर रखा है प्रिंसिपल के अंदर, तो आप ये वाला टॉपिक वहाँ से देख सकते हैं, ये टाइप ऑफ मॉलिकुलर वाइब्रेशन। जिसको मैं जल्दी से कवर करती हूँ। एक होती है हमारे पास स्ट्रेचिंग, एक होती है बेंडिंग। स्ट्रेचिंग में क्या होती है, बॉन्ड लेंथ चेंज होती है, बॉन्ड एंगल सेम रहता है। बेंडिंग के अंदर क्या होती है, बेंडिंग के अंदर बॉन्ड एंगल चेंज होता है, बॉन्ड लेंथ सेम रहती है। स्ट्रेचिंग में ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है और बेंडिंग में जो है कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास टाइप ऑफ मॉलिकुलर वाइब्रेशंस। अब जो स्ट्रेचिंग है उसको हम दो तरीके से क्लासिफाई करते हैं। एक हमारे पास होता है सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग और एक हमारे पास होती है एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग में क्या होता है, व्हेन टू बॉन्ड्स आर इलोंगिनेट और कंप्रेस साइमल्टेनियसली, यानी कि कोई भी हमारे पास दो बॉन्ड है, उन दोनों को हमने एक साथ खींचा या फिर एक साथ उनको कंप्रेस किया, तो वो कहलाता है हमारे पास सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। और एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग क्या कहलाती है, एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग वो कहलाती है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, एक बॉन्ड को तो एक उसको क्या, एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग क्या कहलाएगी, एक बॉन्ड को तो हम खींच लेंगे और एक बॉन्ड को हम क्या कर देंगे, कंप्रेस कर देंगे, तो वो क्या कहलाता है हमारे पास, एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। इसी तरह बेंडिंग भी दो तरीके की होती है, इन प्लेन बेंडिंग और एक होती है आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग। इन प्लेन बेंडिंग में क्या होता है, ओनली बॉन्ड एंगल चेंज होता है एंड रिमेन्स, बॉन्ड एंगल चेंज होता है बट वो जिस प्लेन के अंदर है उसी प्लेन के अंदर रहता है। और आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग नाम से पता चल रहा है, आउट ऑफ प्लेन यानी कि प्लेन से बाहर होगा, बॉन्ड एंगल चेंज होगा एंड डू नॉट रिमेन इन अ सेम प्लेन, और सेम प्लेन के अंदर वो नहीं रहेगा, प्लेन से क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो ओवरऑल अगर हम ऑर्डर देखें स्ट्रेचिंग का, तो सबसे ज़्यादा होती है एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग, देन सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग, देन बेंडिंग। ठीक है, अब यहाँ पर जो प्लेन बेंडिंग होती है वो भी दो तरीके की होती है, एक होता है सीजरिंग, एक होता है रोकिंग। सीजरिंग का क्या मतलब होता है, व्हेन बॉन्ड्स मूव इन अपोजिट डायरेक्शन। जब कोई भी जब जो बॉन्ड होते हैं वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन के अंदर मूव करते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा कहलाता है सीजरिंग।
व्हेन बॉन्ड मूव्स इन अपोजिट डायरेक्शन। अगर ये मान लो ये एक बॉन्ड है, ये एक बॉन्ड है, तो अगर ये इधर जा रहा है तो ये वाला बॉन्ड इधर जा रहा है, यानी कि दोनों क्या जा रहे हैं, एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन के अंदर जा रहे हैं। नेक्स्ट है रॉकिंग। रॉकिंग के अंदर क्या होगा, व्हेन बॉन्ड्स मूव इन सेम डायरेक्शन। मान लो ये मेरे बॉन्ड है, अगर ये बॉन्ड इधर गया तो ये वाला बॉन्ड भी इधर जाएगा, और ये इधर गया, इस तरीके, ये जो होता है हमारा, ये हमारा क्या कहलाता है, रॉकिंग। नेक्स्ट हमारे पास आता है आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग में इसी तरीके, दो तरीके से होती है। एक हमारे पास होती है वैगिंग, एक होती है ट्विस्टिंग। वैगिंग का किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, ये भी हमारे पास आगे पीछे की तरफ जाएगी, और ट्विस्टिंग यानी कि इस तरीके से, एक बार आगे एक बार पीछे, इस तरीके से हम क्या करते हैं, उसको ट्विस्टिंग करते हैं, तो वो हमारे पास क्या कहलाती है, ट्विस्टिंग। तो ये हमारे पास थी वैगिंग, ट्विस्टिंग, सीजरिंग और रॉकिंग। यहाँ पर हमने नोट लगा के एक छोटा सा पॉइंट लिख रखा है कि 4000 से 1400 से पीछे स्ट्रेचिंग होती है, और वी कैन से दैट आवर फंक्शनल ग्रुप रीजन इज ऑल ऑफ स्ट्रेचिंग, कि हमारा जो फंक्शनल ग्रुप रीजन के अंदर जो आते हैं वो सारे स्ट्रेचिंग की कैटेगरी के अंदर जाएंगे। अब हम इसमें नेक्स्ट देख लेते हैं, नंबर ऑफ फंडामेंटल वाइब्रेशन किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर हमने मान लिया n नंबर ऑफ एटम्स है, तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होंगे, 3n होंगे। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है कि किसी भी एक मॉलिक्यूल का किसी स्पेस में पाए जाने की पॉसिबिलिटी, ठीक है, तो वो 3n होती है। ट्रांसलेशनल, एक तो हमारे पास ट्रांसलेशनल, एक होती है रोटेशनल। तो ट्रांसलेशनल हमारे पास 3 होते हैं, रोटेशनल को हम 2 में क्लासिफाई करते हैं, लीनियर और नॉन लीनियर। लीनियर में 2 होते हैं, 2n होता है, नॉन लीनियर में 3n होते हैं। जो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं वो हमें बताते हैं कि हमारे वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम हमें क्या बताते हैं, नंबर ऑफ फंडामेंटल वाइब्रेशंस कितनी हो रही है। तो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर लीनियर के लिए निकालना है तो हम क्या यूज़ करेंगे, 3n-5। और अगर हमें वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड आउट करना है नॉन लीनियर मॉलिक्यूल के लिए तो हम निकालेंगे 3n-6 से। जैसे एग्जांपल है, फाइंड द नंबर ऑफ फंडामेंटल वाइब्रेशंस इन CO2। तो हमें पता है कि CO2 का जो मॉलिक्यूल होता है वो किस तरीके का होता है, C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, इस तरीके का होता है CO2 का मॉलिक्यूल, यानी कि लीनियर है। तो लीनियर के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, 3n-5। तो हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया है, 3n-5। n क्या है, यहाँ पर n होता है टोटल नंबर ऑफ एटम्स, यानी CO2, तो एक कार्बन 2 ऑक्सीजन, टोटल कितने हो गए, 3। तो n क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ एटम्स, तो 3 × 3-5 यानी 4, यानी कि यहाँ पर फंडामेंटल वाइब्रेशंस कितनी होंगी, 4। दिस फंडामेंटल वाइब्रेशन ऑल्सो टेल्स अबाउट मैक्सिमम नंबर ऑफ बैंड। ये हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ बैंड्स के बारे में बताता है, दैट कैन बी ऑब्जर्व इन IR स्पेक्ट्रा ऑफ अ मॉलिक्यूल, can be calculated from 3n-5 and 3n-6, but in actual how many band comes it tell its selection rule। रियलिटी के अंदर जो हमें कितने नंबर ऑफ बैंड्स बनेंगे वो हमें कौन बताता है, सिलेक्शन रूल बताएगा। जैसे टेल द नंबर ऑफ बैंड्स इन CH4 मॉलिक्यूल के अंदर हमें बैंड बताने हैं तो वहाँ पर 9 बैंड आएंगे इसके अंदर। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। CH4 का जैसे इस तरीके का जो है स्ट्रक्चर होता है, तो ये क्या है, नॉन लीनियर है। नॉन लीनियर होने की वजह से हम क्या है, उसके 3n-6, n क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ एटम्स, तो 1 2 3 4 5, तो n की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 5 है, देन 9, हमारा टोटल नंबर ऑफ बैंड्स कितने आ गए, यहाँ पर 9। अब हम देख लेते हैं सिलेक्शन रूल क्या होगा इसके अंदर। तो पहला जो सिलेक्शन रूल है वो ये है कि अ मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब रेडिएशन ओनली व्हेन द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन of some part of the molecule is same as of frequency of incident radiation। पहला जो सिलेक्शन रूल है IR स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर वो क्या है कि कोई भी मॉलिक्यूल जो है वो क्या करता है, कोई भी मॉलिक्यूल है वो तभी रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा जब उसकी जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगी उस मॉलिक्यूल की वो किसके इक्वल हो जाए, जो इंसिडेंट जो लाइट आ रही है उसकी फ्रीक्वेंसी की। देखो, ए मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब रेडिएशन ओनली व्हेन,
कोई भी मॉलिक्यूल है वो रेडिएशन को तभी एब्जॉर्ब करेगा व्हेन, जब उसकी जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ सम पार्ट, उसकी कोई भी मॉलिक्यूल है वो रेडिएशन को तभी एब्जॉर्ब करेगा जब उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, उसकी जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी का कुछ जो पार्ट है वो उस मॉलिक्यूल की फ्रीक्वेंसी के जैसा सेम हो जाए, जैसे वो जो उसके ऊपर इंसिडेंट हो रही है, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, इसका पहला सिलेक्शन रूल कहलाएगा। दूसरा क्या है, फॉर अ मोलिकुलर वाइब्रेशन टू बी ऑब्जर्व्ड इन आईआर डायपोल मोमेंट मस्ट बी चेंज ड्यूरिंग द मोलिकुलर वाइब्रेशन। कि जो मोलिकुलर वाइब्रेशंस होती हैं जो मोलिकुलर वाइब्रेशन ऑब्जर्व की गई आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर, उनका डायपोल मोमेंट चेंज होना चाहिए ड्यूरिंग द मोलिकुलर वाइब्रेशन, कि जब उनके अंदर मोलिकुलर वाइब्रेशंस हों तो उनका डायपोल मोमेंट चेंज होना चाहिए। ये आईआर का दूसरा सिलेक्शन रूल है। यहाँ पे हमने एक नोट डाल के इंपॉर्टेंट चीज लिख रखी है कि दोज वाइब्रेशन इन विच नो चेंज इन डायपोल मोमेंट, वो वाइब्रेशन जिनके अंदर कोई भी डायपोल मोमेंट के अंदर चेंज नहीं आता, दे आर आई आर इनएक्टिव, तो वो आई आर इनएक्टिव होते हैं। एंड इफ डायपोल मोमेंट चेंज सो आई आर एक्टिव, अगर वो उनके अंदर डायपोल मोमेंट चेंज हो रहा है तो वो क्या है, आई आर एक्टिव है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। ये हमने यहाँ पर CO की स्ट्रेचिंग दिखाई है, आई आर इनएक्टिव या फिर आई आर एक्टिव। अगर यहाँ पे है ड्यू टू नो चेंज इन डायपोल मोमेंट, ये इधर खिंच रहा है, ये इधर की साइड है, इक्वल स्ट्रेचिंग हो रही है, कोई डायपोल मोमेंट चेंज नहीं है, आई आर इनएक्टिव होगा। ठीक है, ये आई आर एक्टिव होगा क्योंकि मैंने मान लिया कि ये वाला CO का बॉन्ड वीक है और ये वाला CO का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, यानी कि डायपोल मोमेंट चेंज हो रही है दोनों के ऊपर, तो ये आई आर एक्टिव होगा। थर्ड जो हमारा सिलेक्शन रूल है वो क्या है कि अ मोलिकुलर वाइब्रेशन इन IR इज अलाउड, कि जो मोलिकुलर वाइब्रेशंस हैं IR के अंदर वो अलाउड होंगे, कब होंगे, व्हेन अ चेंज इन वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल एनर्जी लेवल रेस्ट्रिक्टेड फ्रॉम +-1, कि मोलिकुलर वाइब्रेशन जो है वो IR अलाउड होंगे, कब होंगे, जब वाइब्रेशनल और रोटेशनल एनर्जी लेवल्स जो हैं वो रेस्ट्रिक्टेड होंगे, किससे, +-1 से। फोर्थ जो हमारे पास है वो है दोज वाइब्रेशंस विच आर सेंट्रोसिमेट्रिक आर इनएक्टिव इन IR, वो वाइब्रेशन जो कि सेंट्रोसिमेट्रिक होती हैं वो इनएक्टिव होती हैं IR के अंदर। ठीक है, जैसे ये हमारे पास IR इनएक्टिव है ड्यू टू सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग, ये IR एक्टिव है ड्यू टू अनसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग, क्योंकि हमने एक को इसमें वीक मान लो, एक को स्ट्रॉन्ग मान लो। तो ये था इसके अंदर सिलेक्शन रूल। अब यहाँ पर हम एक क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है एग्जाम्स के अंदर, अच्छा खासा क्वेश्चन है, 8 मार्क्स के अंदर भी पूछ लेते हैं, या फिर जो जैसे उसमें 4 मार्क्स के 2 आते हैं, ऐसे उसमें भी पूछ सकते हैं। क्वेश्चन क्या है कि वाई एक्सेप्टेड नंबर ऑफ बैंड्स आर नॉट ऑब्जर्व्ड इन IR। क्वेश्चन ये है कि जितने बैंड हम एक्सपेक्ट करते हैं IR के अंदर उतने बैंड हमें मिलते क्यों नहीं। क्वेश्चन समझ में आया कि हमने जितने बैंड एक्सपेक्ट किए थे कि इसमें इतने बैंड आने चाहिए, उतने बैंड हमें मिलते नहीं है, तो ऐसा क्यों होता है, तो उसका आंसर क्या है, तो उसका आंसर है कि सम फंडामेंटल वाइब्रेशंस आर, कुछ जो फंडामेंटल वाइब्रेशंस होते हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा वीक होते हैं, तो हम उनको ऑब्जर्व नहीं कर सकते एज ए बैंड उस स्पेक्ट्रा के अंदर। पहला तो ये हो गया। दूसरा कि कुछ जो मोलिकुलर वाइब्रेशंस होते हैं गिव बैंड विच आर वेरी क्लोज टू, कुछ जो मोलिकुलर वाइब्रेशंस होती है वो हमें एक बैंड दे देती हैं, मतलब उनके बीच में जो लेवल्स होंगे उनके बीच का एनर्जी लेवल बहुत ही कम होगा, तो वो हमें एक बैंड की तरह दिखाई देंगे, वो ओवरलैप हो जाते हैं एक दूसरे के ऊपर, तो उससे हमें उसमें कमी आ जाएगी, तो उसकी वजह से जो है जितने बैंड आने हमें एक्सपेक्ट किए थे उतने हमें नहीं मिलेंगे। और क्या रीज़न हो सकता है कि सब मोलिकुलर वाइब्रेशन डू नॉट कॉज एनी चेंज इन डायपोल मोमेंट ऑफ मोलिक्यूल एंड देयरफॉर देयर बॉन्ड्स आर नॉट ऑब्जर्व। कुछ जो मोलिकुलर वाइब्रेशंस हैं वो नहीं हो रही होंगी, तो उनके जो है डायपोल मोमेंट चेंज नहीं हो रहा होगा, जिसकी वजह से हमें वहाँ पे बैंड अपीयर नहीं हो रहा। या फिर क्या हो सकता है कि कुछ जो मोलिकुलर वाइब्रेशन है वो सेंट्रोसिमेट्रिक हो, तो वहाँ पे बैंड ऑब्जर्व नहीं हो रहा। या फिर क्या हो गए कि कुछ जो बैंड है वो
IR की रेंज से ही बाहर लाई कर जाए तो वो हमें नहीं दिख सकते। तो ये हमारे पास क्या है, कुछ रीजन्स हैं जिनकी वजह से क्या होता है कि जितने नंबर ऑफ बैंड्स हम IR के अंदर एक्सपेक्ट करते हैं उतने नंबर ऑफ बैंड्स हमें वहाँ पे अपीयर नहीं होते। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं फंडामेंटल वाइब्रेशन एंड ओवरटोन्स क्या क्या होते हैं। फंडामेंटल वाइब्रेशन या जो ओवरटोन्स होते हैं वो रिलेट करते हैं बेसिकली एनर्जी लेवल से। जैसे यहाँ पर डायग्राम के अंदर है E1 एनर्जी लेवल है और E2 ये इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल है, बीच में रोटेशनल वाइब्रेशनल हो रहे हैं। तो जैसे न्यू नोड से न्यू वन तक का जो एनर्जी लेवल होता है ये हमारा क्या कहलाता है, फंडामेंटल वाइब्रेशन। फंडामेंटल वाइब्रेशन न्यू नोड से न्यू वन उसको हम x मान लेते हैं, डेल्टा न्यू की वैल्यू 1 होती है। एनर्जी लेवल चेंजेस 1, एनर्जी के लेवल में जो चेंज अगर 1 का चेंज आता है तो वो क्या बन जाता है, फंडामेंटल वाइब्रेशन। ओवरटोन का मतलब क्या होता है, ओवरटोन होता है इट इज़ एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ए फंडामेंटल बैंड। ये फंडामेंटल बैंड का क्या होता है, इंटीग्रल मल्टीपल होता है फंडामेंटल बैंड का। ठीक है, जैसे ये न्यू नोड से न्यू वन, अगर एक एनर्जी लेवल ऊपर गए तो वो हमारा कहलाता है फंडामेंटल वाइब्रेशन। अगर हम ग्राउंड स्टेट से एक स्टेट ऊपर गए वो कहलाता है फंडामेंटल, और अगर हम ग्राउंड स्टेट से सीधा सेकंड एनर्जी लेवल पे गए तो वो हमारा क्या कहलाएगा, ओवरटोन। बिकॉज ओवरटोन क्या होता है, ओवरटोन होता है फंडामेंटल बैंड का इंटीग्रल मल्टीपल। जैसे कि देखो, और यहाँ पर एक लाइन लिखी है यहाँ पर, ओवरटोन्स आर प्रेजेंट बियॉन्ड 4000 सेंटीमीटर इनवर्स मोस्टली। जो ओवरटोन्स जो होते हैं वो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, बेसिकली 4000 सेंटीमीटर इनवर्स से बियॉन्ड होते हैं ये। ठीक है, जैसे न्यू नोड से न्यू टू गए, ग्राउंड से V2 गए, 2x का 2 का चेंज था, x हमने मान लिया तो ये फर्स्ट ओवरटोन कहलाता है। फिर इसने ग्राउंड से न्यू नोड से न्यू 3 पे गया तो वो सेकंड ओवरटोन बनेगा। फिर ये न्यू नोड से न्यू 4 पे जाएगा, वो यहाँ पर थर्ड ओवरटोन बन जाएगा। इस तरीके से ये हमारे पास क्या होते हैं, फंडामेंटल वाइब्रेशंस एंड ओवरटोन्स होते हैं। अब इसी के अंदर एक कंसेप्ट आता है हुक्स लॉ का, हुक्स लॉ फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो हुक्स लॉ तो सबको पता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन, एनी पार्टिकल विच वाइब्रेट ऑन इट्स मीन पोजीशन सो इट इज़ कॉल्ड एज सिंपल हार्मोनिक मोशन, या फिर हम बोल सकते हैं टू एंड फ्रो मोशन। कि जब कोई भी सिंगल पार्टिकल है वो वाइब्रेट करता है अपनी मीन पोजीशन के ऊपर, जैसे ये मेरा पेन है, ये इसकी मीन पोजीशन है, तो ये इस वाले पोजीशन पे तो बिल्कुल सेट रहेगा, और यहाँ पर ऐसे क्या करेगा, इस तरीके से क्या करेगा, टू एंड फ्रो मोशन करेगा। तो ये क्या कहलाता है, ये हमारा कहलाता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। जैसे अगर हम इस डायग्राम के अंदर देखें तो ये हमने एक सिंपल पेंडुलम शो कर रखा है, किस तरीके से, ये इसकी मीन पोजीशन है, एक बार टू एंड फ्रो मोशन यहाँ पर ये शो करता है। ठीक है, जैसे मान लो इसमें मैंने कोई स्प्रिंग ले रखी है और ये वाले उसकी मीन पोजीशन है, मैंने क्या किया, इस स्प्रिंग को आगे की तरफ खींचा तो ये मैंने आगे की डिस्टेंस बढ़ गई इसकी। ठीक है, तो जितना मैंने इसको आगे, अब मैंने देखो स्प्रिंग यहाँ पे थी, मैंने इसको खींच के कहाँ ले आई, मैं यहाँ पे ले आई। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, अब मैं इसको वापस से छोड़ दिया मैंने इसको, तो ये क्या करेगी, जितनी डिस्टेंस इसने आगे की तरफ कवर की थी उतनी ही डिस्टेंस ये कहाँ कवर करेगी, पीछे की तरफ भी कवर करेगी। तो जितना आगे आई थी उतना ही ये पहले पीछे जाएगी और देन उसके बाद ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन को रिगेन करेगी। तो ये हमारा जो कंसेप्ट होता है ये बताता है, ये होता है हुक्स लॉ, इसी को बोलते हैं हुक्स लॉ फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन। यहाँ पर है कि अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इन सिंपल हार्मोनिक मोशन देन अ रीस्टोरिंग फोर्स इज एप्लीकेबल ऑन दैट ऑब्जेक्ट। जब हम किसी भी मॉलिक्यूल को हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग कोई भी ऑब्जेक्ट जब सिंपल हार्मोनिक मोशन शो करता है तो उसके अंदर एक रीस्टोरिंग फोर्स अप्लाई किया जाता है, रीस्टोरिंग फोर्स होता है। ठीक है, यहाँ पर एफ इज फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट के। ठीक है, ये नेगेटिव का साइन किस लिए है, नेगेटिव साइन शोज दैट द रीस्टोरिंग फोर्स एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन टू दैट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, कि ये किसको शो कर रहा है, यहाँ पर जो अपोजिट डायरेक्शन है उसको शो कर रहा है। जब हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो यहाँ पर हम के यहाँ पर कांस्टेंट लगाएंगे, एफ यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स है, एक्स इज अ डिस्प्लेसमेंट, के इज अ फोर्स कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग।
फोर्स कांस्टेंट हमें किसके बारे में बताता है? फोर्स कांस्टेंट हमें इंफॉर्मेशन देता है बॉन्ड लेंथ के बारे में, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पर अगेन से ये कोई बॉन्ड लिया, ये इसकी मीन पोजीशन थी, जितना इसको आगे लेके आए उतना ही ये बैक में जाएगा, वो यही हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया, ठीक है। बाय द यूजिंग ऑफ हुक्स लॉ वी नो दैट, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ये इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है, इस पे क्वेश्चन आएंगे। तो ये क्या है कि न्यू इज इक्वल्स टू 1/2 अंडर रूट के बाई न्यू। के क्या होता है यहाँ पर? स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड होता है। न्यू यहाँ पर रिड्यूस मास होता है। एज वी नो दैट न्यू इक्वल्स टू सी न्यू बार, और न्यू बार किसके इक्वल होगा? तो यहाँ पर ये न्यू बार किसके इक्वल हो जाएगा? 1/2 सी अंडर रूट के बाई न्यू। इसमें अगर हम पुट करेंगे तो न्यू बार किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है? ये तो कांस्टेंट है के बाई न्यू के, यानी कि न्यू बार जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो है बॉन्ड स्ट्रेंथ के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रिड्यूस मास के, ठीक है। यानी कि जैसे जैसे बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ेगी उसकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, जैसे जैसे उसका रिड्यूस मास बढ़ेगा वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी कम होगी, बिकॉज ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो यहाँ पर रिड्यूस मास का फॉर्मूला हम 1/न्यू इज इक्वल टू 1/m, मतलब जैसे दो बॉडी होती है ना, एक बॉडी का मास इस तरीके की बॉडी होती है, m1 m2 मान लेते हैं, तो m1 इसका m2 इसका, तो इस तरीके से भी हम क्या कर सकते हैं? रिड्यूस मास को फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर हमने एग्जाम्पल के लिए OH लिया है और OD, ऑक्सीजन के साथ एक बार हमने हाइड्रोजन को अटैच किया है, एक बार हमने ऑक्सीजन को ड्यूटेरियम के साथ अटैच किया है। तो ऑक्सीजन का जो मास होता है वो 16 होता है, इसका 1 होता है, ड्यूटेरियम का 2 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। तो रिड्यूस मास किस तरीके से निकालेंगे? m1 m2 बाई m1 प्लस m2 से यहाँ पर हम इसका मास निकाल के देखेंगे तो इसका 0.9 आएगा और इसका 1.7 आएगा, यानी कि इसका जो है रिड्यूस मास क्या होगा? ज़्यादा पाया जाएगा OH का, और जिसका रिड्यूस मास ज़्यादा है उसकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी यहाँ पर कम हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पर एग्जांपल सेट कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर हमारी ये ना कुछ टाइप्स ऑफ वाइब्रेशन और उनकी इंटेंसिटी है, इसका मैंने ऑलरेडी एक शॉर्ट अपलोड कर रखा है, आप वहाँ जाके इनको अच्छे से देख सकते हैं, ये सारे वो ही हैं। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर? अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं। देखो, एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि इस पेपर में क्या होता है कि क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है, न्यूमेरिकल टाइप का पेपर आता है ये। तो जैसे हमने देखा फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी, कौन कौन से फैक्टर हैं जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को अफेक्ट करते हैं? तो पहला है बॉन्ड स्ट्रेंथ। इफ़ द स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड इंक्रीज देन वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी ऑल्सो इंक्रीज, की बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, रिड्यूस मास बढ़ेगा तो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी कम होगी। तो जैसे हमने OH और OD के केस में देखा था, इसका रिड्यूस मास ज़्यादा था, इसका रिड्यूस मास कम था, तो इसकी जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी थी वो ज़्यादा थी, इसकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी क्या थी? कम थी, ठीक है। नेक्स्ट हमने देख लेते हैं एग्जाम्पल, हमने CH कार्बन कार्बन, कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन ब्रोमीन और कार्बन आयोडीन में लिया, तो इसकी न्यू वैल्यू इंक्रीज हो रही है यहाँ पर, ठीक है। इसकी कितनी है? यहाँ पर बिलो 667 सेंटीमीटर इनवर्स के, तो इसका हम यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पर न्यू की वैल्यू बढ़ेगी तो न्यू बार यानी कि वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी क्या होगी? डिक्रीज, रिड्यूस मास बढ़ेगा तो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी क्या होगी? यहाँ पर डिक्रीज हो जाएगी। तो जो ऑर्डर होगा वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी का, तो सबसे ज़्यादा किसकी होगी? CH बॉन्ड की, फिर C कार्बन कार्बन बॉन्ड की, देन कार्बन ऑक्सीजन, देन कार्बन ब्रोमीन एंड देन कार्बन आयोडीन। ये हमारा क्वेश्चन है, ये इसका आंसर है। इसमें पूछा था, इस क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि इसकी ऑर्डर ऑफ वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी बताओ, ठीक है। तो ये रीज़न है उसका, न्यू की वैल्यू इंक्रीज रिड्यूस मास वैल्यू इंक्रीजेज हो रही है और यहाँ पर न्यू वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी वैल्यू कम हो रही है, बिकॉज ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, दैट्स वाई इसका ऑर्डर क्या बनेगा? ये वाला बनेगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं, हाउ इंडक्टिव इफेक्ट विल इंक्रीज और डिक्रीज द वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी, कि किस तरीके से इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो इंक्रीज या फिर डिक्रीज करता है वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को। तो हमने यहाँ पर एक क्वेश्चन सेट किया है
C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड O CH3H, C डबल बॉन्ड O CH3 हम पढ़ रहे हैं IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसके अंदर हम C डबल बॉन्ड O की स्ट्रेचिंग देखेंगे। तो हमें इसके अंदर बताना है कि हाउ इंडक्टिव इफेक्ट विल इंक्रीज और डिक्रीज द वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी, कि इंडक्टिव इफेक्ट किस तरीके से वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज या डिक्रीज करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर पढ़ने से पहले हमें यहाँ पर कुछ बेसिक्स पढ़ना होगा। क्या कि व्हेन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इज अटैच ऑन कार्बोनिल देन बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज, कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच होगा कार्बोनिल के साथ, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग यानी कि इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने वाला, खींचने वाला, तो उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी। तो हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं कि न्यू बार C डबल बॉन्ड O इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है, यानी कि जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी होगी C डबल बॉन्ड O की, वो डायरेक्ट किस पे डिपेंड करेगी, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप पे। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा उतनी ही ज़्यादा उसकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, व्हेन इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इज अटैच, अगर वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अगर हमने अटैच कर रखा है किसी कार्बोनिल ग्रुप के साथ, तो वहाँ पर बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। यानी कि न्यू बार जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन कौन से होते हैं, जो -I और -R इफेक्ट शो करते हैं, और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप क्या होते हैं, जो +I और +R इफेक्ट शो करते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, इसी के बिहाफ पे हम आगे बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको इसको अच्छे से समझना होगा। इसमें मैंने क्या बताया है कि जब भी कार्बोनिल के ग्रुप के साथ कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच होगा तो वो बॉन्ड स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा। ये यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है बॉन्ड स्ट्रेंथ को। अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो वो बॉन्ड स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा, और कोई भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अटैच है तो वो बॉन्ड स्ट्रेंथ को कम कर देगा। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कौन होता है, जो -I और -R इफेक्ट देता है, और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग क्या होता है, जो +I और +R इफेक्ट शो करता है। ठीक है, तो अब हमें बताना है कि इन तीनों के अंदर से जो ऑर्डर क्या होगा, यहाँ पर ऑर्डर ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ या फिर ऑर्डर ऑफ वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी क्या होगा। तो हमें सिर्फ इतना पता है कि जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के डायरेक्टली और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग के इनवर्सली होती है। ठीक है, एक चीज़ यहाँ पर ये भी याद रखो कि एज वी नो दैट इफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स होंगे, जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होंगे उतनी ही उसकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी कम होगी। जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे उतनी ही उसकी जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है या जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है वो ज़्यादा होगी। ठीक है, तो इसके अंदर देखो यहाँ पर भी क्या है, हाइड्रोजन है, और यहाँ पर भी क्या है, हाइड्रोजन है। दोनों क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप ऑर्डर, हम ऑर्डर बताना है बॉन्ड स्ट्रेंथ का। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आंसर क्या है, एज वी नो दैट इफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इंक्रीज, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप बढ़ेगी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, वहाँ पर इंक्रीज होगी। ठीक है, बॉन्ड इफ एज वी नो दैट इफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इंक्रीज, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इंक्रीज होंगे तो वहाँ पर क्या होगी, जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी CO की वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहाँ पर देखो न्यू C डबल बॉन्ड O इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप के। तो यहाँ पर जो ऑर्डर होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप क्या है, थर्ड वाले के अंदर तो क्या है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। ठीक है, जो +I इफेक्ट यहाँ पर क्या हो रहा है, ये CH3 ग्रुप क्या शो करता है, +I इफेक्ट शो करता है। तो इसका जो ऑर्डर बनेगा बॉन्ड स्ट्रेंथ का, फर्स्ट का सबसे ज़्यादा, देन सेकंड का, मतलब जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी वो सबसे ज़्यादा किसकी होगी, फर्स्ट वाले की, देन सेकंड वाले की, और देन क्या होगा हमारे पास, थर्ड वाले की। तो ये हमारा कुछ क्वेश्चन था। इसके जो बाकी के क्वेश्चंस भी हम करेंगे वो हम करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। अगर इसमें आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट में। थैंक यू।